दोस्तों, इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे एक फौजी भाई अपनी बहन को बचाने के लिए अकेला ही पूरी माफिया गैंग से भिड़ जाता है। लेकिन ये सब कैसे हुआ, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी से, जिसका नाम है फैल्कन राइजिंग। कहानी की शुरुआत होते ही हमने जॉन फैल्कन चैपमैन नाम के एक फौजी को देखा और फिलहाल ये रिटायर्ड था, लेकिन इसने अपनी आंखों के सामने अपने सभी साथियों को मरते हुए देखा था, जिसका सदमा इसके दिमाग पर गहरा पड़ा। खैर, जब वो एक दिन सामान लेने के लिए स्टोर पर गया हुआ था तो वहाँ पर दो चोर बंदूक के साथ घुस आए और सभी को अपनी बंदूक की नोक पर ले लिया। लेकिन चैपमैन उनसे बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि उसने तो चोरों से कह दिया कि भाई गोली पेट वेट में मत मारो, वहाँ से आदमी मरता नहीं है, मारना ही है तो सीधे भेजे में मारो। जिसके बाद उसने उसकी गन खुद ही अपने सर पर रख दी और ये देखकर तो चोर की भी हवा निकल गई कि कौन है ये आदमी। और चोर को ढीला होते देख चैपमैन ने तुरंत उसकी बंदूक से उस पर वार करके बेहोश कर दिया उसे और दूसरे चोर की भी दबा कर धुलाई कर दी। खैर, अब अगली सुबह जब वो सोकर उठा तो उसकी बहन सिंडी उससे मिलने के लिए यहाँ आई। वो कहती है कि देख भाई, यहाँ पर मैं अपने एक दोस्त की शादी के लिए आई हूँ, जिसके बाद मैं वापस ब्राज़ील जाकर अपना सोशल वर्क वाला काम जारी रखूँगी। फिर इसके कुछ दिनों बाद चैपमैन को एक न्यूज़ मिलती है कि सिंडी को ब्राज़ील के एक बीच पर काफ़ी जख्मी हालत में पाया गया है। और ये सुनते ही चैपमैन तुरंत अपनी बहन को देखने के लिए ब्राज़ील निकल पड़ा। वहीं ब्राज़ील में सेंटो नाम के एक पुलिस ऑफिसर ने अपने साथी ब्रूरो के साथ मिलकर फवेला नाम के एक मोहल्ले में रेड मारी और कई लोगों को गैर कानूनी हथियार बेचने के जुर्म में वहां से अरेस्ट कर लिया। लेकिन उसी वक्त कैटरीना नाम की एक पुलिस ऑफिसर ने आकर सेंटो को रोका, क्योंकि इस इलाके में कैटरीना की ड्यूटी थी। लेकिन जब सेंटो ने कैटरीना को नीचे दिखाने की कोशिश की, लेकिन तभी यहाँ पर एक हट्टे कट्टे नौजवान ने आकर एक पत्थर सेंटो की पीठ पर मार दिया, जिससे कि सेंटो ने उस पर अपनी गन तान दी। लेकिन उसके जवाब के तौर पर वहाँ पर मौजूद सभी फवीला के लड़कों ने भी अपनी बंदूकें निकाल ली। अब ये देखकर सेंटो ने हार तो मान ली, उसने अपनी गन नीचे कर ली, लेकिन साथ ही इन सबको चुनौती देता है कि अगर कोई मेरे लड़के को हरा देगा तो मैं फिर वापस कभी इस मोहल्ले में नहीं आऊंगा। फवीला वालों ने भी उसका ये चैलेंज मान लिया, जिसके बाद एक गैंगस्टर ब्रूरो से लड़ने के लिए उसके सामने आया। अब क्योंकि ब्रूरो मार्शल आर्ट में माहिर था तो कुछ ही सेकंड में उसने उस गुंडे को धूल चटा दी। अब क्योंकि सेंटो का आदमी जीत चुका था तो इसीलिए उसने इन सबसे कहा कि मैं जल्द ही यहाँ वापस लौट कर आऊंगा। वही चैपमैन के ब्राज़ील आने पर रिडली नाम का एक पुलिस ऑफिसर उसे लेने आया, जो कि पहले फौज में चैपमैन के साथ हुआ करता था। खैर, अब इसके बाद चैपमैन सीधा अपनी बहन सिंडी के पास गया। उसकी बहन की हालत काफ़ी ख़राब थी, उसके गहरे जख्म देखकर उसकी जंग वाली यादें फिर से ताज़ा होने लगीं। खैर, बाद में रिडली ने चैपमैन को सेंटो से मिलवाया, क्योंकि वही इस केस की छानबीन करने में लगा था। हालांकि रिडली चैपमैन से बेफिक्र होने के लिए कहता है, लेकिन चैपमैन खुद भी इस केस की गहराई तक जाना चाहता था। रिडली ने सेंटो से कहा कि वो चैपमैन को वहां लेकर जाए जहां सिंडी ने मिली थी। जब चैपमैन यहां पहुंचा तो उसकी मुलाकात यहां कैटरीना से भी हुई, लेकिन तभी झटके से चैपमैन ने कैटरीना की गन लेकर एक गाड़ी पर चला दी। दरअसल उसे इस गाड़ी से बॉम्ब की आवाज आ गई थी, लेकिन इसने ऐन वक्त पे उसे खत्म कर दिया। अब इसकी इस तरह की फुर्ती देखकर सेंटो भी समझ गया कि ये बंदा कोई आम इंसान तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए उसने कैटरीना से चैपमैन पर नजर रखने को कहा। इसके बाद कैटरीना चैपमैन को फवीला मोहल्ले में ले आई और वहाँ के लोगों के बारे में बताने लगी। उसने कहा कि यहाँ के स्कूल और हॉस्पिटल तक गैर कानूनी धंधों से चलाए जाते हैं, क्योंकि सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी और कैटरीना की मुश्किलें भी इससे बढ़ गई थीं, क्योंकि अगर वो क्रिमिनल्स को पकड़ती है तो इससे आम जनता को भी भारी नुकसान होता है। खैर, अब इसके बाद चैपमैन घूमता हुआ बीच तक आ पहुंचा और वो उस जगह का मुआयना करने लगा जहां की उसकी बहन सिंडी पर हमला हुआ था। लेकिन तभी यहाँ पर उसे कुछ लड़कों पर शक हुआ तो चैपमैन उनका पीछा करने लगा और उसने यहाँ पर देखा कि कोका नाम के एक लड़के के गले में वही ताबीज, वही लॉकेट है जो सिंडी के गले में हुआ करता था। चैपमैन उससे पूछता है कि बता बे, तेरे गले में ये ताबीज कहाँ से आया, लेकिन कोका इंग्लिश नहीं जानता था तो वो कोई जवाब नहीं देता इसे। उल्टा उसने चैपमैन को मुकाबले के लिए ही ललकार दिया, जिसके बाद इन लोगों में एक भयंकर लड़ाई हुई और इन सभी लड़कों ने चारों तरफ से मिलकर चैपमैन को घेर लिया। लेकिन भाई साहब, चैपमैन भी पक्की रेस का खिलाड़ी था, इन सभी को उसने अकेले ही धूल चटा दी। आखिर में जब कोका ने उस पर चाकू से वार करने की कोशिश की तो चैपमैन ने उसका हाथ मोड़कर उसी के चाकू की नोक पर उसे ले लिया। लेकिन उसी वक्त कैटरीना ने आकर चैपमैन पर बंदूक तान दी तो उसे वो चाकू छोड़ना पड़ा। फिर कैटरीना ने कोका की भाषा ट्रांसलेट करके चैपमैन को बताया कि ये दरअसल सिंडी का दोस्त है। कोका ने उसे बताया कि तुम्हारी बहन सिंडी नहीं, मेरी छोटी बहन को ये तावीज दिया था,
जिसका साफ मतलब ये है कि सिंडी के हमलावर ने ही कुका की बहन को भी किडनैप किया होगा। इसके बाद कुका ने चैपमैन को एक डायरी भी दी जो कि सिंडी ने उसकी बहन को दी थी। उसे पूरा यकीन था कि इस डायरी में उन क्रिमिनल्स को पकड़ने का कोई ना कोई सबूत तो जरूर मिलेगा। खैर जब दोपहर को चैपमैन ने उस डायरी की कार्बन पेपर से तलाशी ली तो उसे एक फोटोग्राफर का नंबर मिला जिसने कुछ ही वक्त पहले सिंडी के साथ काम किया था। अब अगले ही दिन चैपमैन उस फोटोग्राफर से एक कैफे में मिलने गया और सिंडी के बारे में उससे पूछताछ की। फोटोग्राफर ने बताया कि सिंडी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एक केस की जांच कर रही थी। जब चैपमैन ने फोटोग्राफर से सिंडी पर हुए हमले की तस्वीरें मांगी, लेकिन फोटोग्राफर ने सिंडी पर हुए हमले की तस्वीरें देने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन चैपमैन ने बड़ी चालाकी से उसके जाने से पहले उसकी फ्लैश ड्राइव चुरा ली और जैसे ही वो फोटोग्राफर अपनी गाड़ी में जाकर बैठा कि उसमें जोरदार धमाका हुआ और वो वहीं जलकर मारा गया। साथ ही एक गाड़ी कैफे के सामने आकर रुकी और उसके अंदर से कुछ लोगों ने चैपमैन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। लेकिन खुशकिस्मती से चैपमैन बच जाता है, जिसके बाद उसने एक हमलावर की बंदूक छीन ली और उन सब पर ही हमला कर दिया, जिससे वो लोग यहाँ से भाग निकले। इसके बाद चैपमैन ने रिडली के ऑफिस में जाकर फोटोग्राफर की वो फ्लैश ड्राइव चेक की। उसमें कुछ तस्वीरें थी जिसमें सिंडी एक आदमी के साथ नाइट क्लब में थी। उस नाइट क्लब का नाम देखकर चैपमैन के दिमाग में याकूजा का नाम आया, जो कि पिछले 30 साल से ब्राजील में राज करते हैं, क्योंकि ये एक बड़े गैंगस्टर का ग्रुप था जो कि अक्सर बच्चों को किडनैप करके उनकी तस्करी किया करते थे। और ऐसा हो सकता है कि सिंडी को इनके खिलाफ सबूत मिले हों, इसलिए उन्होंने सिंडी पर हमला करके उसे सबक सिखाने की कोशिश की थी। खैर अब रात में चैपमैन उसी नाइट क्लब में जाता है और उस आदमी को ढूंढने लगा जिसकी उसे तलाश थी। उसने बाथरूम तक उसका पीछा करके उसका सर पकड़कर टॉयलेट में डाल दिया। अब क्योंकि इस आदमी की बुरी तरह से हालत खराब हो चुकी थी तो इसने उन आदमियों का पता दिया जिन्होंने की सिंडी पर हमला किया था। अब अगले दिन चैपमैन ने रिडली के साथ उसी पते पर पहुंचा। वहीं सेंटोर और बाकी पुलिस ऑफिसर ड्रग्स बेचने वालों के खिलाफ फवीला में एक बड़ी रेड मारने वाले थे, जिसके बाद इन सभी ने उस इलाके में जाकर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी और जिसने भी भागने की कोशिश की उसे वहीं मार दिया गया। सेंटो ने यहाँ आने से पहले कोई वार्निंग तक नहीं दी और इस गोलीबारी में लगभग सभी जवान लड़के मारे गए। तभी सेंटो को काला सूट पहने कुछ जापानीज दिखाई दिए जो कि बच्चों को गाड़ियों में बैठा रहे थे। इसे उन पर शक हो गया और इसने तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिर कुछ देर बाद सेंटो वहां आया और उसने यहाँ आकर अपने ही आदमी को गोली से मार दिया और इन जापानीज को आजाद करके जाने को बोल दिया। यहाँ पर हमें पता लगा कि सेंटो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है जो कि याकुजा गैंग के साथ काम करता था और इसीलिए याकुजा के आदमी खुलेआम अपनी गुंडागर्दी किया करते। और तो और उसने उनके काले कारनामों का इल्जाम फबीला के मासूम नौजवानों पर लगाकर उन सभी की बेरहमी से जान ले ली। वही चैपमैन जब अपने एड्रेस पर पहुंचा तो उसने रिडली को यहाँ से लौट जाने को कहा क्योंकि वो अकेले ही छानबीन करना चाहता है। दरअसल वो याकुजा गैंग के अड्डे तक पहुंच गया था और उसने बिना डरे यहाँ पर गुंडों की धुलाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में यहाँ पर 3 याकुजा के गुंडों ने आकर उसे घेर लिया, लेकिन भाई साहब ये खतरनाक था, बिना हथियारों के इसने इन सब का सामना किया। तभी वहां से एक गुंडे ने याकुजा के लीडर हिरीमोटो को खबर कर दी कि यहाँ पर चैपमैन नाम का एक आदमी घुस आया है जो सभी की पिटाई कर रहा है। जब हिरीमोटो को ये पता लगा जो कि अपनी हवेली में था तो वो उठकर एक आदमी के पास गया जो कि उससे मिलने आया था, जिसके बाद उसके चेले ने उसे एक बड़ा सा डिब्बा ला कर दिया जिसमें कि एक तलवार रखी हुई थी। हिरीमोटो ने तलवार उठाई और उस आदमी के पास गया। ये आदमी था जो चैपमैन को नाइट क्लब में मिला था और एक झटके में ही हिरीमोटो ने वो तलवार उसके आर पार कर दी। वहीं दूसरी तरफ चैपमैन अब तक याकुजा के गुंडों की धुलाई कर रहा था। तभी सेंटो और ब्रूरो वहां आ पहुंचे और चैपमैन पर गन तान कर उससे लड़ाई रोकने को कहा, जिसके बाद चैपमैन ने वो सारे सबूत पुलिस के हवाले कर दिए, जिससे ये साबित हो रहा था कि याकुजा गैंग बच्चों की तस्करी किया करती है। लेकिन जब वो यहाँ से निकल रहा था तो उसे एहसास हुआ कि सेंटो ने मिस्टर लीमा के बारे में उसे बताया था, जो नाम उनके कागजों में मौजूद है, लेकिन चैपमैन ने ये नाम तो उनके सामने लिया ही नहीं था। वो समझ गया कि सेंटो याकुजा के साथ मिला हुआ है, इसलिए वो चुपके से पीछे से उसकी गाड़ी में छिप गया। जिसके बाद सेंटो अपनी गाड़ी से याकुजा के अड्डे से निकलकर एक डॉक पर आ पहुंचा। यहाँ पर चैपमैन भी गाड़ी से बाहर निकला और दूर से ही सेंटो की हरकतों पर नजर रखने लगा। उसने सेंटो को एक गोडाउन में जाते हुए देखा जहाँ पर कि याकुजा के गुंडों ने कई सारे मासूम बच्चों को दूसरे देश में भेजने के लिए कैद कर रखा था। चैपमैन ने तुरंत रिडली को फोन करके यहाँ पुलिस लाने को कहा ताकि वो इन मासूमों की जान बचा पाए, लेकिन पुलिस तो देर में आती तो वो चुपके से खुद ही गोडाउन में घुस गया
उसने यहाँ पर कई सारे गुंडों को बिना किसी आवाज के निपटा दिया। जिसके बाद उसका सामना हुआ ब्रूनो से। हालांकि वो मार्शल आर्ट में माहिर जरूर था, लेकिन चैपमैन के सामने तो पानी कम था। वो ज्यादा खतरनाक था और उसके एक ही घूंसे में ब्रूनो का हाल बुरा हो गया। इसके बाद यहाँ सेंटो भी आ गया और चैपमैन से हाथापाई शुरू कर दी। लेकिन ये तो चैपमैन के सामने बिल्कुल नहीं टिका और उसने कुछ ही देर में इसकी हड्डी पसली एक कर दी। वही ब्रूनो फिर से उठ खड़ा हुआ और उसने सेंटो के साथ चैपमैन को घेर लिया। उधर से ये टकला हीरो मोटो भी अपनी तलवार लेकर यहाँ आ गया, लेकिन चैपमैन ने एक बार फिर से अपनी जबरदस्त फाइटिंग स्किल्स और ताकत से सेंटो और ब्रूनो को जमीन पर दे पटका। अब बारी थी चैपमैन और टकले हीरो मोटो की। अब चैपमैन के सामने था ये टकला हीरो मोटो। चैपमैन ने भी लोहे की 2 रॉड उठा ली और हीरी मोटो की तरफ हमला करने दौड़ा। उसके एक ही जोरदार बार से हीरी मोटो के तोते उड़ गए। जिसके बाद पुलिस भी यहाँ पहुँच गई और यहाँ पहुँचकर सभी मासूम बच्चों की जान बचा ली जाती है। अब आखिरकार सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन अब चैपमैन को अपनी बहन के इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। जिसके बाद रिडली ने उसे ऑफर दिया कि अगर तुम पुलिस के एजेंट बन जाओ तो तुम्हारी बहन के इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी। आखिरकार फैल्कन भी इस काम के लिए मान गया और पुलिस के खुफिया एजेंट फैल्कन के नाम से फेमस हो गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपको इसी तरह की और वीडियो देखना पसंद है तो हमें मूवी का नाम सजेस्ट करें। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली शानदार वीडियो में।